आप कर दिए। ठीक है, हो गई स्टार्ट। देखो इधर ये लाइन आ रही है इधर, वॉइस आ जाएगी ना? ठीक है ठीक। हेलो एवरीवन, स्वागत है सारे बच्चों का परीक्षा पूरी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। ओके, तो फटाफट सारे बच्चे आ जाएंगे और क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है, डन यहाँ तक? तो आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे यहाँ पर। तो जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर हो रहे हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के हिसाब से हो रहे हैं। और हाल ही में क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नहीं टाइप हो पाते हैं, तो उनको लिख के लाना पड़ता है। ठीक है ना? तो ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कौन सी कैपिटल कहाँ पर है, उनकी राजधानियां कहाँ पर हैं। ठीक है ना? ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर चीजें आपकी यहाँ पर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या लगा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। जी हाँ, तो बताइए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? जल्दी बताइए हमारे सारे के सारे बच्चे। WTO का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है। हाँ जी भाई, बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट हमारे। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम यहाँ बात करेंगे, जो आपका ट्रेड से रिलेटेड है, विश्व में जो भी आपकी ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीजें होती है इंटरनेशनल लेवल पर, उनको यहाँ पे कौन देखता है? WTO यहाँ पर देखता है। ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है। जैसे कि आप देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे आपका यूनेस्को हो गया, क्या हो गया? यूनेस्को हो गया। और आपका कौन सा है? फूड एग्री FAO, क्या है? FAO का भी आपका हेडक्वार्टर बताएंगे सारे। अच्छा, इन लोगों की स्थापना कब हुई है? ये आपके बने हैं 1945 में। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। बताइए, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई है? हाँ जी भाई। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है आपका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? वो मिलेगा आपको जिनेवा में। यूनेस्को 1945 में बना है और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? पेरिस में मिलेगा। अच्छा, ब्रुसेल्स बेल्जियम, बताइए यहाँ पर आपका कौन सा हेडक्वार्टर पड़ता है? जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे। जी हाँ, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो गई है। ये आपका जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ पड़ेगा? जिनेवा में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? माजुली द्वीप, श्रीरंगम, लक्षद्वीप या फिर मयूर द्वीप? बताइए सारे के सारे सही आंसर यहाँ पर क्या है? हाँ जी, जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इंडिया की बात करेंगे, और इंडिया में भी हम बात करेंगे किसकी? कोस्टल लाइन की। तो कोस्टल लाइन कितनी है? 7,517 किलोमीटर, ये इतनी इसकी कोस्टल लाइन है। और कोस्टल एरिया वाले अगर आप राज्य देखेंगे, जैसे कि हम पहले आइलैंड की बात कर लेते हैं, जैसे आइलैंड में अंडमान निकोबार हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और क्या होगा आपका? देखिए, गुजरात है आपका, ठीक है ना, महाराष्ट्र है आपका, और कौन सा है आपका? गोवा है। गोवा के अलावा और कौन सा आपका पड़ेगा? केरला हो गया, है ना, और कौन सा हो गया आपका? कर्नाटका हो गया। टोटल देख लीजिएगा, कर्नाटका के बाद अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? वेस्ट बंगाल आ जाएगा, है ना। यूटी में अगर हम बात करेंगे तो आपका कौन सा और आ जाएगा? पुडुचेरी भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पुडुचेरी। तो ये वो आपके राज्य हैं या वो आपके यूटी हैं जो आपके कोस्टल एरियाज हैं। क्या है? आपके कोस्टल वाले आपके राज्य हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है प्रवाल द्वीप के बारे में, पूछा गया है कोरल रीफ के बारे में, यहाँ पे पूछा गया है। तो अब आप मुझे बता दीजिए कोरल रीफ के बारे में जल्दी। हाँ जी भाई, कौन बताएगा? चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि प्रवाल द्वीप का उदाहरण, देखिए प्रवाल द्वीप आपको कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कोरल रीफ आपको कहाँ कहाँ तक मिलेंगे। कोरल रीफ की अगर हमने यहाँ पे बात की है तो कोरल रीफ आपको मिलेंगे अंडमान और निकोबार में, ठीक है। अच्छा, पाक स्ट्रेट के पास मिलेंगे, ये आपको कहाँ मिलेंगे? पाक स्ट्रेट के पास मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे आपको? ये यहाँ पर लक्षद्वीप पर मिलेंगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे? लक्षद्वीप पर भी ये आपको मिलेंगे। कौन? कोरल रीफ, ठीक है ना। डन यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा पाक जो आपका रन ऑफ कच्छ की खाड़ी है, क्या है? रन ऑफ कच्छ की यहाँ पे जो खाड़ी है वहां पर भी ये आपको मिलेंगे। कौन? माजुली, सॉरी ये आपके प्रवाल द्वीप। माजुली द्वीप आपका कहाँ पड़ता है? असम में पड़ेगा। लक्षद्वीप का सबको पता ही है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, डन यहां तक। चलिए, एक चीज और याद रखना, भारत में 7,517 ये द्वीपों सहित है। क्या है? ये द्वीप सहित है आपकी। वैसे आपकी कितनी हुए हैं? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। तट रेखा की लंबाई बता रही हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हुए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती किस वर्ष हुई थी? बताइए, किस वर्ष हुई थी? देखिए, बैंक की अगर हम बात करेंगे, बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती वो आपकी 2019 में हुई थी। कब हुई थी? स्वर्ण जयंती की बात कर रहे हैं तो स्वर्ण जयंती आपकी हुई है 2019 में, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2, ठीक है ना। देखिए, अगर हम यहाँ पे 2019 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 50वीं जयंती को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। किसकी? 50वीं जयंती को। बैंकों की अगर हम बात करेंगे तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था पहली बार? अगर हम यहाँ पे राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, नेशनलाइजेशन की बात करेंगे, तो ये आपका कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट्स? 1969 में, ठीक है। ओके, तो आ जाइए, 1969 की बात कर रहे हैं जब किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की यहाँ पे सरकार थी। कितने बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था?
ये क्वेश्चन पूछा जाता है 16, 17, 18 या 19। तो याद रखिएगा 14 निजी बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या है? जो आपके 14 निजी बैंक थे, यहाँ पर जो 14 निजी बैंक थे उनका ही यहाँ पर क्या किया गया था? उनका ही यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्टार्टिंग की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना? डन यहाँ पे। चलिए, उसके बाद क्या हुआ था? 1980 की जब हम बात करेंगे, ये बात है 1969 की, अब हम बात कर लेते हैं 1980 की। 1980 में क्या हुआ था? 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्या है? 6 और निजी बैंकों का क्या कर दिया गया था? यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कौन सी चीज कब होती है। तो सबसे पहले याद रखना 1969 याद रखना है, 1980 याद रखना है, 2019 भी याद रखना है। क्वेश्चन पुराना है लेकिन काम का क्वेश्चन है, ठीक है? डन यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सार्वजनिक बैंकों की संख्या अभी हाल ही में कितनी है। सार्वजनिक बैंकों की संख्या, देखिए बैंकों की बात करें तो आरबीआई तो है ही बैंकों का बैंक, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या है? बैंकों का बैंक। बैंक से रिलेटेड जो भी चीजें, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इनको बनाने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है, ठीक है ना? डन यहाँ पे। और अगर वैसे आप बात करेंगे सबसे बड़ी बैंक आरबीआई के बाद, वो है आपकी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हरित पौधों के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? शैवाल, स्वपोषित, मृत पोषित, परपोषित। बताइए क्या सही आंसर है? जल्दी बताइए यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइए, एल्गी ब्लूम किसको कहते हैं? एल्गी ब्लूम किसको कहते हैं? शैवाल प्रस्फुटन। क्या बोलते हैं इसको? शैवाल प्रस्फुटन। बताइए किसको कहते हैं? जल्दी बताइए फटाफट। अब ये मत कहना कि मैम हमें नहीं आता है, हमें नहीं आता है, ठीक है? ये सब मत कहना, बता दो सारे के सारे, जल्दी जल्दी बता देंगे सारे के सारे बच्चे। चलिए, हरित पौधों की जब भी हम बात करेंगे तो जो बच्चे इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ रहे होंगे ऐप पर, उनको पता होगा जो हरित पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम स्वपोषित कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? इनको हम स्वपोषित कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं ये अपना भोजन, ठीक है ना? और क्या करते हैं? एक चीज और याद रखिए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा क्या है? देखिए इकोलॉजी एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो प्रॉपर एक चैन होती है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है ना? अर्थ पर एनर्जी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है भैया? सन है, सूरज है। मोस्टली चीजें इसी से ही होती हैं अर्थ पर, है ना? कैसे आप देख लो यहाँ पर, ये पेड़ पौधे हैं। क्या है? ये हैं पेड़ पौधे आपके, ठीक है? इन पेड़ पौधों को कौन खाएगा? बताइए, इन पेड़ पौधों को कौन खाएगा? अरे इन पेड़ पौधों को मान लीजिए बैठक खा रहा, सॉरी, इन पेड़ पौधों को खा रहा है खरगोश, खा रहा है। और कौन खा रहा है? बकरी इनको खा रही है। कौन खा रही है? बकरी खा रही है, गधा खा रहा है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, देखो ये अपना भोजन कहाँ से बना रहे हैं? ये अपना भोजन बना रहे हैं सूर्य की ऊर्जा से। किससे? सूर्य की ऊर्जा से, है ना? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, क्या बोल रहे हैं हम? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये क्या कर रहे हैं? अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। कौन अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं? पौधे। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इनको हम स्वपोषित करते हैं। पौधों को खाने का काम कौन करेगा? आप चैन देख लीजिए, एक वेब है, एक श्रृंखला है, इसको एक बार देख लीजिए। पेड़ पौधों को खाते हैं खरगोश है, बकरी है, गधा है, एक्सेट्रा, जो भी पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है? अब इन खरगोश, बकरी और गधा को कौन खाएगा? बताइए जरा, बताओ भाई।
भाई ये अपना भोजन बना रहे हैं सूर्य की ऊर्जा से, इनको खाता है खरगोश, बकरी और गधा। ठीक है, क्या है? खरगोश, बकरी और गधा। ठीक है, अब आ जाओ, अब इनको कौन खाएगा? खरगोश, बकरी और गधा को भाई कौन खाएगा? शेर हो गया, बाघ हो गया, क्या हो गया? बाघ हो गया। ये फूड चेन होती है जो चलती रहती है किसमें? पर्यावरण में, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में। ठीक है, चलो कुछ इस तरीके से। अब छोड़ो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बिना लाइसेंस के टॉफी और पशुओं की वस्तुओं का लेन देन प्रतिबंधित है। बताइए किस धारा के तहत प्रतिबंधित है? धारा 36 से धारा 44, धारा 42, धारा 580। बता दीजिए फटाफट, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पर, क्या इसका सही आंसर होगा? हाँ जी भाई, इसका सही आंसर बताएंगे सारे के बच्चे। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसके अंतर्गत आपके जीव जंतुओं के बारे में दिया गया है, किनकी सुरक्षा करनी है, कैसे करनी है, सारी चीजें आपको इसी के अंदर मिलेंगी। ठीक है, लेकिन किस धारा के तहत इनको प्रतिबंधित है? तो धारा 44 क्या है? धारा 44 के तहत इनके लेन देन पर क्या लगाया गया है? अगर हम बात करेंगे, इनके लेन देन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। क्या लगाया गया है? यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आपका सी इसका सही आंसर है। टाइपिंग में ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। क्या हो गए? आपके ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, डन। तो देख लीजिए एक बार सारे। चलिए, अच्छा एक चीज और बताइए, यहां पर पर्यावरण की जब भी हम बात करते हैं तो बताइए पर्यावरण से रिलेटेड, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट्स हो, क्या है आपका, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट्स हो या फिर आपका डीपीएसपी हो, बताइए किस आर्टिकल में इसके बारे में दिया गया है? सारे स्टूडेंट कमेंट सेशन में आंसर करेंगे जल्दी। हाँ जी भाई, आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। अभी मैम साइड हो गई है आपकी, जल्दी बताइए फटाफट, सारे स्टूडेंट बताएंगे फटाफट। देखिए, जब भी आप पढ़ोगे तो यहां पर देख लेना आर्टिकल 48 ए आ जाएगा पहला, दूसरा क्या आ जाएगा? आर्टिकल 51 ए जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर्टिकल 51 ए जी आएगा, जिसमें आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, आर्टिकल 21। क्या है? आर्टिकल 21। यानी कि आपने एक चीज देख ली यहाँ पर कि आर्टिकल 48 मैम बता रही है, आर्टिकल 51 ए जी, इसके अलावा आर्टिकल 21। तो याद रखना ये तीनों आर्टिकल आपके हेल्थ इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? आपके ये हेल्थ इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है तुम लोगों को जो है चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो तो उसका आंसर आप सबको मिल गया। थोड़ा साइड हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स आने लगती हैं कि आप जो है फ्रंट पे ही खड़े रहते हो। मैम थोड़ा साइड हो जाया करो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो सारे के सारे, क्या है? सुत्त पिटक एक ग्रंथ है और ये किससे संबंधित है? आपका जैन धर्म, हिंदू धर्म, सूफीवाद या बौद्ध धर्म? बताइए किससे संबंधित है ये आपका? देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ग्रंथ है। ठीक है ना, और ये आपके किससे रिलेटेड है?
ये आपके बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं आपके। कौन से 3 ग्रंथ आते हैं? कौन से आते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक। तो ये आपके यहाँ पर 3 बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये जो आपके रिलेटेड हैं, ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे? बौद्ध धर्म से, आप बोल सकते हैं बौद्ध ग्रंथ हैं ये, ठीक है। डन? यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनमें से सबसे छोटा और सबसे प्राचीन कौन सा पिटक है? देखिए, सबसे छोटा व सबसे प्राचीन जो पिटक है, सबसे छोटा वह सबसे प्राचीन जो आपका पिटक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विनय पिटक। ये चीजें पूछी जाती हैं कि सबसे छोटा सबसे प्राचीन बता दीजिए, तो वो है आपका विनय पिटक। कौन सा है स्टूडेंट? विनय पिटक, ठीक है। डन यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? बौद्ध धर्म। क्या है आपका? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है कि जो कोई भी इतनी कम आयु की महिला को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला माना जाता है। 18, 15, 16 या 17? अब मैं आज आपसे एक चीज यहाँ बताना चाहती हूँ, हमारा समाज कितना गंदा हो चुका है, कितना दूषित हो चुका है। अब आप कहोगे कि मैम आप ये क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे कहना पड़ रहा है। सोचिए, 4, 5, 6 साल के बच्चों को हमको समझाना पड़ रहा है कि बेटा इसको हम गुड टच बोलते हैं, इसको हम बैड टच बोलते हैं। आप भाई सोच के देखो, जब आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, आगे जाके आपकी शादी होगी, ठीक है, आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, आपके बच्चे होंगे। मान लीजिए आपकी छोटी सी बेटी है, 5 साल की, 6 साल की, और आपको इस बेटी को समझाना पड़ रहा है, इस बेबी गर्ल को समझाना पड़ रहा है कि बेटा बैड टच इसको कहते हैं और बेटा गुड टच हम इसको बोलते हैं। तो अब आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि कितनी शर्म की बात है, और ये चीज हमें सोचने पे मजबूर करती है कि समाज कितना गंदा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को जिनमें बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि का मतलब है उनके अंदर बचपना होता है, जिनको यही नहीं पता है कि बैड टच गुड टच क्या होता है, हमें उनको सिखाना पड़ रहा है, हमको उनको भेजना पड़ रहा है क्लास में कि ये चीज ये होती है, बेटा सीखो, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बताना। तो ये छोटे इश्यूज नहीं है, इनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। आप जो न्यूज में सुनते हैं कि फलाना जगह ये हो गया, ठिकाना जगह ये हो गया, ये चीज हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी समाज में कोई बड़े स्तर पर समस्या होती है तो वो सिर्फ उसकी ही समस्या नहीं होती है, वो पूरे समाज की समस्या होती है, क्योंकि वो समस्या आप तक भी आ सकती है। तो इसीलिए जरूरी है समाधान एक व्यक्ति ना निकालकर पूरा समाज उसके लिए उस समस्या का समाधान निकाले। ठीक है, यहां पर मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे गंदगी, है ना, गंदगी। मैंने देखा है कि लोग रोड पर जाते हैं, खाते हैं, कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। तो आज मुझे एक बात बताओ, हम भारत में रह रहे हैं, ठीक है, भारत में रह रहे हैं हम, ठीक है मैम, हम अपने घर में भी रहते हैं और हम अपने घर में भी चीजें खाते हैं, तो क्या हम कोई भी चीज खा के उसके जो रैपर्स हैं घर में ही फेंक देते हैं? नहीं फेंकते। फेंकेंगे तो क्या होगा? लाठी डंडे तोड़ देगी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ऊपर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मानसिकता का असर है। देखो, भारत है ना, भारत और हमारा घर, क्या है? हमारा घर। हम भारत को अपना घर नहीं समझते हैं। क्या है? हम भारत को अपना घर नहीं समझते, तभी तो हम इसे गंदा करते हैं। अगर हम पूरे भारत को ही अपना घर समझे ना, तो भारत को, यानी हमारी भारत की सरकार को सफाई के लिए अलग से पैसे खर्च ना करने पड़े, वो पैसा अलग चीजों में इन्वेस्ट हो सकता है। पढ़ाई है,
स्वास्थ्य है और भी बहुत सारी चीजें। तो आज जो बच्चे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं या जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, मेरी आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट है कि अपने घर को घर ना मानकर भारत यानी कि भारत को अपना घर माने। जब इसको घर मानोगे ना तभी आप क्या कर पाओगे, अपने घर की भी सफाई कर पाओगे और किसकी सफाई कर पाओगे, अपने भारत की सफाई कर पाओगे। समझे? तो पर्यावरण को क्लीन करना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, आपका भी नैतिक उत्तरदायित्व है। समझे? चलिए आ जाइए, बहुत हो गया। जो कोई भी इससे कम आयु का बहकाता है अपहरण करने वाला कहा जाता है, बता दीजिए जल्दी से। तो भारतीय दंड संहिता है 1807, क्या है यहाँ पर, भारतीय दंड संहिता है यहाँ पर क्या है 1860। और धारा कौन सी यहाँ पर हम लगा देंगे, बताइए सारे के सारे, धारा लगा देंगे हम 361। क्या है 361, यानी इसके तहत आप क्या करोगे, भारतीय दंड संहिता के तहत जो कोई भी 18 से कम उम्र की महिला को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। देखिए आज के टाइम में लड़कियों की बहुत ही ज्यादा अवैध तस्करी हो रही है। ये स्पेशली आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा कि लड़कियों का अपहरण करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण करके उनको विदेशों में बेच देते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है भारत में। अभी मध्य प्रदेश से ही खबर आई थी कि मध्य प्रदेश में पता नहीं 1 साल के अंदर, देखो मेरा ये डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं लगभग बताऊंगी, 1 साल के अंदर 45,000 लड़कियां यहां से गायब हुई हैं मध्य प्रदेश से। और वो लड़कियां कहां गई अभी तक किसी को नहीं पता है। तो आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत है। ठीक है ना, इसीलिए अपने बेटियों को भाई सेफ रखिए। ठीक है, कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या कौन से दोस्त हैं, अगर वो स्कूल जा रही हैं तो इन चीजों पर विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देख लो। देखिए हाउडी मोदी जो आयोजन किया गया था वो हॉस्टन में किया गया था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है लेकिन जीके से करंट कोरिलेट करके पूछा जा सकता है। ओके, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, बताइए किसको नियासिन के नाम से जाना जाता है, बताइए सारे जल्दी। बताएंगे सारे स्टूडेंट हमारे, नियासिन के नेम से किस विटामिन को जाना जाता है। देखिए नियासिन की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो विटामिन B3 क्या है, विटामिन B3 का ये सेकंड नेम है। क्या है, ये सेकंड नेम है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम नियासिन कहते हैं। ठीक है ना, डन यहां तक। विटामिन B3, ठीक है ना, विटामिन B3 को ही आप क्या कहोगे, नियासिन कहोगे। ठीक है, चलिए इसकी कमी से क्या हो जाता है जरा बताइए। इसकी कमी से हो जाता है पेलाग्रा। क्या हो जाता है, पेलाग्रा हो जाता है, डायमेंशिया की बीमारी हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, डायमेंशिया की बीमारी हो जाती है। तो पेलाग्रा जो रोग होता है वो आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, डायरिया, डायरिया भी आपको इसी से ही मिल जाएगा। क्या है, इसकी कमी से आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप बात करेंगे नियासिन के नेम से तो वो है आपकी विटामिन B3। कौन सी, आपकी विटामिन B3। ठीक है ना, डन यहां पर। चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए फटाफट। सारे स्टूडेंट बताएंगे इस पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे।
हाँ जी भाई बताइए इस पुस्तक के लेखक। देखिए अगर हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करते हैं, इसके जो लेखक हैं वो है आपके दादा भाई नेहरूजी। कौन है यहाँ पर? दादा भाई नेहरूजी इसके क्या है यहाँ पर लेखक हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन। यहाँ पर देखिए 1895 की अगर हम बात करेंगे तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बने थे। क्या है? अगर हम बात करेंगे 1895 की, तो 1895 में क्या हुआ था? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, तो इस चीज का भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, कब अध्यक्ष बने, कैसे क्या हुआ है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है आपका यहाँ पे? डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, डन डन। चलिए अच्छा एक बात और मुझे बताइएगा यहाँ पे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? हाँ जी भाई जल्दी से बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष ये कब कब बने थे? देखिए 3 बार बने थे। कब बने थे ये आपके? 3 बार बने थे। अब वो डेट बता दीजिए कौन कौन सी डेट है जल्दी। हाँ जी भाई, तो देखिए 1886 में बने थे। क्या है? 1886 में बने थे। 1886 के बाद 1893 और 1906। क्या है? 1893 और 1906 3 बार ये बने थे। ठीक है, वह अपराध जहां इंटरनेट पर नजर रखने वाले आपको एक मालवेयर संक्रमित फाइल्स डाउनलोड करने और डालने के लिए वर्ग लाने का प्रयास करेंगे, जो उन्हें आपके वेबकैम तक पहुंच प्रदान कर सकती है के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बता दीजिए। साइबर स्पैमिंग, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन पीड़न या साइबर आतंकवाद। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपके वेब कैम तक पहुंच प्रदान करती है, इसको हम कहेंगे साइबर स्टॉकिंग। क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, आपका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? साइबर स्टॉकिंग। ओके डन। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बता दीजिए जल्दी। देखिए इसका पहला नाम क्या था? इसका पहला नाम था गोरखपुर विश्वविद्यालय। क्या नाम था इसका पहले नाम? गोरखपुर विश्वविद्यालय इसका पहले नाम था। ठीक, अब इसकी अगर हम स्थापना बोलें किस वर्ष की गई थी? 1960, 70, 47, 57। बताइए कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1957 में। कब की गई थी? 1957 में। आपका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक भारत में सबसे अधिक एफडीआई? बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी। जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे, इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ जी भाई, आपको 2025 का भी बताना है संग में। जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे हमारे, क्या इसका सही आंसर है? देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष निवेश याद रखना 2000 से 2020 तक, तो ये इसका इसमें जो सही आंसर है वो क्या है आपका? मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? बताइए, महिला साक्षरता दर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए। देखिए महिला साक्षरता की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सेंसस 2011 के अनुसार महिला साक्षरता आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी? 65.5%। कितनी? 65.5%। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? बताइए,
दादा भाई नेरोजी, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा। बताइए फटाफट, बताइए सारे जल्दी। दादा भाई नेरोजी, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा। जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे। हाँ जी भाई, बताओ सारे के सारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, बता दीजिए फटाफट, इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे आपके दादा भाई नेहरू। आगे लिखवाया था ना मैंने, सारी चीजें आपको कराई थी यहाँ पर, ठीक है। डन यहाँ पे। चलिए, इसी कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज, क्या है, स्वराज का आह्वान यहाँ पर किया गया था। किसका आह्वान किया गया था, स्वराज की प्राप्ति का यहाँ पे आह्वान किया गया था, ठीक है ना। और क्या हुआ था यहाँ पे, और स्वदेशी का प्रस्ताव भी यहाँ पे लाया गया था। क्या है, स्वदेशी का प्रस्ताव भी यहाँ पर लाया गया था, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ये, ठीक है। डन यहाँ पे। और किसी को कुछ कहना है तो वो यहाँ पे बता सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये आज आपकी छोटी सी क्लास थी। आज थोड़ी सी छोटी सी क्लास है क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, थोड़ा ज़रूरी काम है, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं और अपडेटेड क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सबको जय हिंद और सबको हर हर महादेव।